आप पिछले चंद दिनों से एक बात की डिस्कशन बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे हैं और जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात भी आ रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से और कुछ सवालों के ऊपर वो गुस्सा भी कर रहे हैं और बड़ा अग्रेसिव होके वो जर्नलिस्ट को जवाब दे रहे हैं। और ये वही हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं जिन्होंने ये कहा था कि हमें आईएमएफ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो-जो कर्ज़ा जिस-जिस महीने हमारे ऊपर लागू था, हमने उन मुल्कों को वो पैसे वापस किए डॉलर की फ़ॉर्म में और हमारे पास एक्स्ट्रा डॉलर्स हैं, इसलिए कोई इतना ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर आपने देखा कि डॉलर जो है वो जो उन्होंने कहा था मैं 200 से नीचे लेके आऊँगा, वो 200 से ऊपर गया, 250 तक गया, फिर वो पौने 300 तक चला गया, फिर 300 तक भी चला गया और आजकल आप देखें तो वो 300 से ऊपर भी चला गया। लेकिन एक बात जो बड़े वसूख से वो बार-बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। बात उनकी ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है जिस वसूख से वो बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, उसके बावजूद जो आपका पर कैपिटा इनकम है, वो $1768 से कम होके $1566 तक आ गया। तकरीबन 11.38% आपकी जो पर कैपिटा इनकम उसके अंदर कमी आई है। इसी तरह आपका जीडीपी श्रिंक होके पहले से कम हो गया है और ज़ाहिर-सी बात है इसको आप ये कह सकते हैं कि आपके मुल्क की जो जीडीपी है उसका हुजम वो कम हो गया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद जो बजट के अंदर आपको मुश्किलें पेश आ रही हैं, वो आपके सामने है। आईएमएफ से आप पैसे माँग भी रहे हैं, बल्कि आप तो ख्वाहिशमंद हैं कि एक और बेल आउट पैकेज जो आईएमएफ से ले लें, लेकिन वो आप उनको फ़ोन करें या आपके प्राइम मिनिस्टर साहब उनको एप्लीकेशन दें, वो रद्द कर देते हैं। लेकिन डे बाय डे अपनी कंडीशन जो है वो आपसे मनवा रहे हैं। आप देखें आपने तेल महँगा किया आईएमएफ के कहने के ऊपर ताकि हमें नेक्स्ट किस्त जो है उसके पैसे मिल जाएँ। आपने बिजली की कीमतों में इज़ाफ़ा किया डे बाय डे, अभी भी इज़ाफ़ा कर रहे हैं आप। लेकिन बात वहीं की वहीं। फिर आपने एलएनजी उसकी कीमतों में भरमार इज़ाफ़ा किया, जैसे आपका दिल चाहा। आपने डॉलर को ऊपर मार्केट में छोड़ा या पाक रुपीज़ को ऊपर मार्केट में छोड़ा और जो डॉलर आजकल पाक रुपीज़ के साथ हाल करता जा रहा है, वो आपके सामने है। लेकिन आपको आईएमएफ से बेल आउट पैकेज नहीं मिला और शायद आपको नई न्यू कंडीशनैलिटीज़ जो हैं, जैसे उन्होंने कहा जी आप जो बजट बनाएँगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। लेकिन पाकिस्तान अभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। मुल्क के अंदर तकरीबन 10 करोड़ लोग जो हैं, अगर हम 24 करोड़ भी आबादी लगाएँ पाकिस्तान की, तो 10 करोड़ लोग जो हैं, ऑलमोस्ट 40 टू 45% वो पॉवर्टी लाइन से नीचे या खत्े गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क के अंदर आप देखें, अब गवर्नमेंट ने तकरीबन तस्लीम कर लिया है, ऑलमोस्ट 39% इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर प्रिवेल कर रहा है। इसको आप हाइपर इन्फ्लेशन कह सकते हैं। मतलब मुल्क के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन का राज है, मुल्क अभी तक भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ और ये गवर्नमेंट के फिगर हैं। शायद इन्फ्लेशन जो है वो 50% से भी ज़्यादा है। इसी तरह आपके सेक्टर्स एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है। उनकी ग्रोथ या उनकी परफॉर्मेंस में कमी आ गई है, कुछ सेक्टर्स तो आपके नेगेटिव चले गए। लेकिन हम अभी भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। उसके बाद आप देखें आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, टेक्सटाइल सेक्टर जो है, उसमें कितनी बड़ी कमी आई है। आपने एलसीज़ नहीं खोली क्योंकि डॉलर हमारे पास नहीं है और आपने पहली दफ़ा ये बात मान ली है ऑन टीवी कि इस मुल्क के अंदर गंदम स्मगल होती थी, इस मुल्क के अंदर चीनी स्मगल हुई और अब आप कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर डॉलर भी स्मगल हो रहा है। ये अब आप अभी कह रहे हैं और मैंने तकरीबन अपने वीला के अंदर 8 महीने पहले ये बात कही थी कि पाकिस्तान से डॉलर भी स्मगल हो रहा है। हमें ये तो बताया जाता है कि 2010 के अंदर आपका जो ज़ेरे गर्दश रुपया था या करेंशियल सर्कुलेशन थी, वो 8.7% से बढ़ के 2022 में तकरीबन 11.3% हो चुकी है। जिससे आप ये कह सकते हैं गैर रस्मी जो आपकी मुआशियत है उसका हुजम बढ़ा। लेकिन साथ हमें ये भी बताया जाए कि ज्यों-ज्यों करेंसी इन सर्कुलेशन में इज़ाफ़ा होता है, उसी तरह से इन्फ्लेशन के अंदर भी इज़ाफ़ा होता है। लेकिन इस अमर के ऊपर कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है। तो बात मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप एक पहलू दिखाते हैं वो पॉजिटिव हो तो उसके साथ जो दूसरा नेगेटिव पहलू है उसके ऊपर भी डिस्कशन करनी चाहिए खुले दिल के साथ, ताकि आम आदमी ये बात समझ सके
इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। हाँ, ये एक अच्छी बात हुई जो स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक्स को इजाज़त दी कि क्रेडिट कार्ड्स जो हैं उनकी अदायगियाँ जो हैं वो डॉलर में की जा सकती हैं। इसकी वजह से जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट में जो डॉलर का की कीमत में फ़र्क था वो कम हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड्स की अदायगियाँ करनी है उस वो अब कमर्शियल बैंक्स की तरफ जाएँगे। तो जो ओपन मार्केट में डॉलर की डिमांड में इज़ाफ़े की वजह से कीमतों में इज़ाफ़ा हो रहा था, वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डॉलर जो है तकरीबन 13 से 16 रुपए जो है वो उसकी कीमत में कमी आई है या पाक रुपीज़ के अगेंस्ट वो सस्ता हुआ है। ये बात तो सही है। अब मसला ये है कि इस एक इंडिकेटर से जिसका हम क्रेडिट बार-बार ले रहे हैं, क्या हम सारे इकोनॉमिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं या लोगों के जो मसाइल हैं, उसका सॉल्यूशन इसके अंदर है? मेरा ख़्याल है कि नहीं। हमें दोबारा से वही चीज़ की तरफ वापस जाना पड़ेगा जो बार हर बंदा अपने टीवी प्रोग्राम में, अपने व्लॉग्स में लेके चल रहा है। हाँ, हालिया जो है आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो लेके आए। अब जो हमें समझ आ रही है इस नाचीज़ बेवकूफ़ इंसान को बात वो यही कि मेरे ख़्याल में आईएमएफ ये चाहता है कि आप इलेक्शन करवा के गवर्नमेंट जो है वो पिछली जो गवर्नमेंट थी या पिछली गवर्नमेंट के जो लोग थे उनके हवाले कर दें। क्योंकि या ताकि जो हमने पिछले साढ़े 3 सालों में तबाही मचाई थी पाकिस्तान के अंदर और हमने उनको इजाज़त दी कि आप तबाही मचाएँ आके, तो फिर हमें उसी तरह का वो अरीना मिल जाए ताकि हम मुकम्मल जो पाकिस्तान के अंदर तबाही है वो मचा सकें। जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली तो आपके अंदरूनी मामला उसके अंदर दखल-अंदाज़ी है, लेकिन हम किसी दूसरे बंदे को दखल-अंदाज़ी क्यों दे रहे हैं? जब आपको पता है कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब नहीं पहुँचे, तो फिर क्यों दूसरा आदमी जो है आपकी पॉलिटिक्स के अंदर या कोई पॉलिटिकल बयान दे के आपके मुल्की मामलात के अंदर दखल-अंदाज़ी करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं बढ़ रहे या मुल्क डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा, तो स्टॉक मार्केट के अंदर 18 अरब 24 करोड़ रुपया कैसे डूब गया? कैसे इस बेयकीनी या अनसर्टेनिटी की सूरत-हाल के अंदर जो आपकी स्टॉक मार्केट है, उसका इंडेक्स 41,300 पॉइंट्स गिर गया? क्यों? जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो 44% ज़ाहिर-सी बात है शेयर्स हैं, उसकी कीमतों में कमी क्यों आई और इंडेक्स जो है वो आपका 63 पॉइंट से नीचे क्यों गिर गया? तो कहीं न कहीं तो कुछ पक रहा है, लेकिन हम बार-बार यही बात कर रहे हैं कि देखें, हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे और मेरे ख़्याल में हम वाक़ई नहीं होने देंगे। उसकी वजह शायद आगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डे बाय डे नज़र आएँगी, देखेंगे आप तो फिर खुद आपको अंदाज़े होना शुरू होंगे कि हम किस सतह के ऊपर आके या किस वर्ज के ऊपर आके खड़े हुए हैं। आप आईएमएफ के साथ जो 6 अरब रुपए आपने लेना है, उसको लेने के लिए आईएमएफ की शराइत को मानते जा रहे हैं और साथ-साथ आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं आईएमएफ से कि जो उनकी शराइत हैं, उसके अंदर नरमी पैदा की जाए और आईएमएफ आपकी उस दरख्वास्त को रद्द कर देता है, तो मुझे बताएँ कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? आप खुद ही बता दें। जब आप ठीक ट्रैक पे हैं या इकॉनमी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता उसका जो राइट ट्रैक है उसके ऊपर वापस आ रही है, तो फिर हमें इन 6 अरब को लेने की क्या ज़रूरत है? जब आप समझते हैं कि हमारे पास प्लान बी है, उस प्लान बी के तहत जो है हम अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे, तो फिर आपको इस तरह की जो आईएमएफ की शराइत हैं, उनके अंदर नरमी के लिए एप्लीकेशंस देने की क्या ज़रूरत है? और क्यों फिर आपकी वो एप्लीकेशन रद्द की जाती है? और इसी मुल्क के अंदर रहते हुए जो भी हालात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आप ये भी कहते हैं कि हमारा बजट जो है वो गरीब परवर बजट है या गरीब आवाम को फैसिलिटीज़ देने के लिए हमने बजट जो है उसको तैयार किया है। उसके अंदर आप तनख्वाहों में भी इज़ाफ़ा करते हैं। फिर आप ये भी कहते हैं कि जो कि आपकी बुनियादी तनख्वाहें जो होंगी, उसको मद्देनज़र रख के आपको 10 या 20% या 10 टू 15% या 15 टू 20% जो है वो इंक्रीमेंट लगाया जाएगा। अब आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो 40% तक बढ़ा हो और मुलाज़मीन जो उनकी तनख्वाहों में आप 10 टू 15% या 15 टू 20% इज़ाफ़ा 20% इज़ाफ़ा करें, आप देखें कि वाक़ई आप लोगों को वो रिलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन साथ आप ये भी कंडीशन लगा देते हैं कि ये जो हम 10 टू 20% मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इज़ाफ़े की बात कर रहे हैं, इसको हम सेनेट की मंजूरी के साथ मशरूत करते हैं। अगर सेनेट ने इस बिल को मंजूर किया, तो फिर आपकी 20% या 10 से 20% जो तनख्वाहें हैं, उसमें इज़ाफ़ा हो जाए। अगर सेनेट ने अप्रूव ना किया, तो फिर मेरे ख़्याल में जो मुलाज़मीन हैं, वो बेचारे हवा में रहेंगे और वो खुद सोचें कि वो आने वाले दिनों में जब हालात और ज़्यादा थोड़ा तंग होंगे और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उनकी जो तनख्वाहें वो ले रहे हैं, उसकी परचेज़िंग पावर क्या होगी? और ये जो कड़वा सच है, मेरे ख़्याल में ये हमें मान लेना चाहिए खुले दिल के साथ और कोई भी आदमी, मैं हूँ, आप हैं या कोई सहाफ़ी है,
पाकिस्तानी अवाम है वो आपसे पूछते हैं कि हमें बताइए कि आप पिछले 1.5 साल से 2 साल से जो काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट जो है वो आम आदमी तक क्यों नहीं पहुँच रहा? हाँ, हालिया इन्होंने अब पिछले 2 कह लें कि 15-15 दिनों के बाद तेल की कीमतों में जो कमी की है, लेकिन सवाल वही है, क्या इससे तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा जो है वो किसी एक आदमी को मिल सकता है, या कोई मुल्क के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिसके ऊपर हम कह सकें कि ठीक है, तेल की कीमतों में कमी हुई है, उस कमी की वजह से आम आदमी जो है उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर फ़र्क पड़ेगा या उसकी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ आएँगी? मेरा ख़्याल है कि मेरा जवाब इसमें नो है। वजह ये है कि मुल्क के अंदर तेल की कीमतों में जब इज़ाफ़ा होता है तो अचानक हर चीज़ महँगी हो जाती है। क्योंकि कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, इस तरह का मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है कि जब तेल की कीमतों में कमी होती है, उस कमी की वजह से आम आदमी उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर फ़र्क पड़े। फ़र्क बेसिकली नहीं पड़ता। अच्छा, अब रियलिटी ये है कि आपको अगर अगले साल की बात की जाए, जनाब हमारा जो टोटल रेवेन्यू जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 8,000 अरब है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा मुल्क चलाने के लिए हमें ये पैसे दरकार हैं, शायद हो सकता है कुछ और पैसे बाहर से माँगने पड़ें। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जितने कर्ज़े हमने लिए हैं उसके ऊपर भी हमें जो सूद की अदायगी हमने करनी है वो भी तकरीबन, या जो कर्ज़ों की किस्तें हमने प्लान की हैं वो वापस करने के लिए हमें 8,000 अरब जो है वो पाक रुपीस 8,000 अरब रुपया हमें चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेवेन्यू होगा वो सारे का सारा सूद की फॉर्म में चले जाएगा। तो बाकी मुल्क चलाने के लिए क्या होगा हमारे पास? तो इसको हम आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि सूद को भी अदा करने के लिए आपको मज़ीद कर्ज़े लेने की ज़रूरत होगी। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो बड़ी ख्वाहिश कर रही है कि हमें एक और बेल आउट पैकेज जो है वो मिल जाए आईएमएफ से, ताकि हम जो है वो चीज़ों को देख सकें। प्लान बी जो अभी इस गवर्नमेंट जो बात कर रही है वो गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है कि करते-करते जो इन्होंने एस्टिमेशंस की हैं कि तकरीबन 6 हफ्ते हैं या इससे शायद ज़्यादा हो, ताकि हम ये मुल्क जो है वो उस पॉइंट तक चला जाए, या यो जो भी इनकी ड्यूरेशन है वो ऐसे जैसे-तैसे करके उसको पार करें और मुल्क हम जो केयर टेकर गवर्नमेंट हो उसके हवाले करें, और उसके बाद वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो क्या कहते हैं डिसीजंस ले बड़े-बड़े, और जो शायद मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात जब तक गवर्नमेंट जो है परमानेंटली आ नहीं जाती, या तब तक मेरे ख्याल में चीज़ें ऐसे की तैसे ही रहेंगे। लेकिन हम बार-बार ये कहें तो डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ मुल्क, बात सच है, लेकिन अब ये देखें मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स के मुताबिक 40% तक तकरीबन पहुँच चुका है। जैसे मैंने कहा 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। आपके यहाँ जो आपका टारगेटेड रेवेन्यू है वो कर्ज़ों की सूद की अदायगी में चला जाएगा। इसके अलावा देखिए मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किस कदर बढ़ा हुआ है। आपका पर कैपिटा जीडीपी जो था, या पर कैपिटा इनकम जो था उसके अंदर 11.38% कमी हुई है, और आप ये देखें कि आपका जीडीपी ओवरऑल श्रिंक हो गया है। तो मेरा ख़्याल है कि डिफ़ॉल्ट से ज़्यादा जो वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो तो हम पहले ही फेस कर रहे हैं। अब डिफ़ॉल्ट हो या ना डिफ़ॉल्ट हो, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है।